जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र। आइए, आप सभी का स्टडी विथ राजीव जीएस में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र। चलिए समझते हैं सिंधु नदी तंत्र की विशेषता। जब बात सिंधु नदी तंत्र का आता है तो इसमें आपको पूर्ववर्ती नदियों के बारे में थोड़ा जानना होगा। अब पूर्ववर्ती नदी क्या है उसके बारे में आप लोगों को परिचित करवाते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, भारत का भौगोलिक जो स्वरूप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र देख पा रहे हैं, दरअसल ये हमने दिखाने का प्रयास किया है कि ये आपका हिमालयी क्षेत्र का भारत है। और जब हिमालय क्षेत्र का भारत ये है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको झील नज़र आएगा। दरअसल यहाँ पे एक झील नज़र आएगा और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक झील है जिस झील का नाम है मानसरोवर मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती है। दरअसल मानसरोवर झील से निकलने वाली 3 नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अब पूर्ववर्ती नदी क्या है? तो जो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है, दरअसल वे 3 नदियाँ हैं कौन कौन? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है तो एक नदी इस तरह से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इस तरह से, और इस तरह से ये पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए नीचे की ओर अरब सागर में चली जाती है। यानी कि यह अपना जल कहाँ गिराती है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अरब सागर में, अरब सागर में अपना जल गिराती है। दरअसल एक नदी तो इधर की ओर है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर बोले तो सिंधु नदी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नाम की नदी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास में, मानसरोवर झील के पास में एक छोटा सा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। दरअसल सिंधु नदी की विशेषता यह है, यह 3 देशों में बहती है। और जब हमने कहा 3 देश, तो एक देश तो आपका, यह आपका भारत का उत्तर का क्षेत्र हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे नाम देख सकते हैं, दे सकते हैं, चीन है। यहाँ पे चीन है। वैसे तो मानसरोवर झील तिब्बत का पठार के क्षेत्र में है, तिब्बत का पठार के आसपास में है, और तिब्बत का पठार पर राजनीतिक अधिकार चीन का है। इसलिए आप मानसरोवर झील चीन में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन से प्रवाहित होते हुए भारत की ओर आती है और भारत के बाद प्रवाहित होते हुए यह नदी पाकिस्तान की ओर चली जाती है और फाइनली लास्ट में अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। यह नदी फाइनली अरब सागर में डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो जिस स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है, दरअसल उस स्थान का नाम है डमचौक। डमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी का भारत में एंट्री होता है। यहाँ लिख सकते हैं डमचौक। डमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और डमचौक से प्रवाहित होते हुए ये चली आती है लद्दाख की ओर। और यहाँ पे आपका 3 पहाड़ी है। दरअसल एक पहाड़ी यहाँ पे है, इस पहाड़ी का नाम है काराकोरम, काराकोरम रेंज। उसके बाद है लद्दाख। तो एक तो काराकोरम है, एक पहाड़ी जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, दरअसल इस पहाड़ी का नाम है काराकोरम। और काराकोरम के बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख के बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी। दरअसल यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी का नाम है काराकोरम, दूसरा पहाड़ी का नाम है लद्दाख, और तीसरा पहाड़ी का नाम है जास्कर। के अर्थात काराकोरम, एल अर्थात लद्दाख, और जे अर्थात काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जैसे जास्कर। फाइनली सिंधु नदी डमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और जब लद्दाख में प्रवेश करती है तो 2 पर्वत घाटियों के मध्य से प्रवाहित होती है। दरअसल वे 2 पर्वत घाटी, एक तो लद्दाख है, दूसरा
जास्कर। लद्दाख और जास्कर घाटियों से प्रवाहित होकर इस तरह से यह प्रवाहित होती है और यू आकार की घाटी बनाते हुए यह नदी फाइनली पाकिस्तान में चली आती है। तो जिस जगह पर, जिस स्थान से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है चिल्लास। लास। चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी पाकिस्तान में चली आती है और फाइनली पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए यह नदी अरब सागर में आकर गिरती है। अगर देखा जाए सिंधु नदी के बारे में तो सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, एक चीन और दूसरा अपना भारत। चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में सिंधु नदी बहती है। आगे की विशेषता है जो आप लोग समझेंगे। दरअसल जिस सिंधु नदी का हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इसकी कई सहायक नदियां हैं और कुछ इसका कुछ सिंधु नदी से जुड़े कुछ और भी फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र। और सर सिंधु नदी तंत्र की जब बात की जाती है तो सिंधु नदी तंत्र की कई सहायक नदियां हैं। कोई भी नदी तंत्र का निर्माण अकेले नहीं होता है, उसमें और भी नदियां होती हैं। तो एक तो सिंधु नदी तंत्र है और इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई कितनी है? सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से हुआ है। मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जैसा कि आप लिख सकते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। फाइनली देखा जाए जो सिंधु नदी है इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना आपको देखने को मिलेगा अरब सागर में, और इसके मुहाने पर जो डेल्टा है उसके डेल्टा में एक शहर है यहाँ पर जिसे कहा जाता है कराची। कराची के निकट अपना डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। नेक्स्ट बात अगर देखा जाए तो जो सिंधु नदी है यह 3 देशों में बहती है। 3 देश में प्रवाहित होती है और जिन 3 देशों में प्रवाहित होती है दरअसल उन 3 देश का नाम क्या क्या है? तो आपके सामने है सर, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो सिंधु नदी चीन में प्रवाहित होती है, एक देश चीन है, दूसरा देश भारत है और तीसरा देश पाकिस्तान है, जैसा कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। तो 3 देशों में प्रवाहित होती है। दरअसल वे 3 देश, एक तो आपका चीन है, दूसरा आपका भारत है और तीसरा जब बात किया जाए तो तीसरा में नाम आ जाता है पाकिस्तान का। इनमें से चीन को उद्गम मान लेंगे, उद्गम मतलब चीन से निकलती है और भारत में प्रवाहित होती है। भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? पहले तो पुराने वाले नक्शे के अनुसार चलेंगे तो केवल एक ही राज्य, परंतु अगर वर्तमान नक्शे को देखा जाए तो वर्तमान नक्शे के अनुसार चलेंगे तो जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख का लोकेशन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो भारत में प्रवाहित होती है लद्दाख में, भारत में प्रवाहित होती है लद्दाख में, और लद्दाख के साथ साथ प्रवाहित होती है जम्मू कश्मीर में, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया पीओके है, अर्थात पीओके से होकर गुजरती है, पीओके से होकर गुजरती है। आगे की विशेषता है कि पाकिस्तान में इसका मुहाना है, पाकिस्तान के मुहाने पर, पाकिस्तान में इसका मुहाना है और मुहाने के पास में कराची है। पाकिस्तान जब लास्ट होता है तो कराची के निकट इसका मुहाना बनता है, अर्थात यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। कराची शहर है, यहाँ पे बंदरगाह भी है। आगे की विशेषता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की जब कुल लंबाई की बात की जाए तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर नहीं है। अब ये जो 2880 किलोमीटर हमने लंबाई बताया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंधु नदी की कुल लंबाई, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जबकि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर है। यानी दमचौक से लेकर चिलास तक का जो क्षेत्र है, लंबाई है,
यहाँ पर यही लंबाई हमने यहाँ पे लिख रखा है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर है। आगे की विशेषता आपको ये जानना है कि सिंधु नदी अगर तंत्र हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो सिंधु नदी तंत्र, किसी भी नदी तंत्र का निर्माण अकेले नहीं होता है, उसकी और भी कई सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ हैं। अब जो सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ हैं, उन 5 सहायक नदियों का भी अध्ययन करना है। दरअसल वे 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सा है, बारी बारी से एक एक कर करके अध्ययन करते चलेंगे और आप लोग देखते चलेंगे। हमने कहा इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। दरअसल वे 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर के निकट यहाँ पर एक झील है शेषनाग। इसी शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। झेलम के बारे में पढ़ेंगे, बट सिंधु के बारे में कुछ लाइन और आप जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी 2 पर्वत घाटियों के मध्य से प्रवाहित होती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर। तो एक तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है और दूसरा जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है सिंधु नदी, और उसी पर्वत घाटियों के क्षेत्र में बसा है लेह, जो आज वर्तमान में लद्दाख की राजधानी है। आगे आपको जानना है कि ये सिंधु नदी की भी कई सहायक नदियां हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है उसमें श्योक नदी का नाम आता है। इधर से एक नदी आती है, इधर से, दरअसल उस नदी का नाम है श्योक नदी। यहाँ से निकलती है श्योक नदी और इस तरह से प्रवाहित होते हुए श्योक नदी आकर मिल जाती है। हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है श्योक, अधः सयोग, श्योक नदी। श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। अब यहाँ पे देखेंगे, गौर कीजिएगा कि ये जो एरिया है दरअसल ये जम्मू कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर में एक झील है शेषनाग। बैरीनाग वहीं पे है, बैरीनाग के निकट है, परंतु झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग से नहीं शेषनाग झील से हुआ है। ये बात आपको क्लियर करना होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर शेषनाग झील है, इसी शेषनाग झील से एक नदी निकलती है झेलम नदी। यहाँ पे हमने नामकरण कर रखा है झेलम। ये आपका झेलम नदी है, और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग झील से उद्गम हुआ है। और शेषनाग झील से जब झेलम नदी निकलती है तो इसी नदी के तट पर, तटीय क्षेत्र में श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी भी है। श्रीनगर, ये वही श्रीनगर है जिसका स्थापना मौर्य वंश का सबसे महान शासक सम्राट अशोक ने किया था। वही मौर्य वंश जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का ही बेटा था सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। और वही सम्राट अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के क्रम में जब तक्षशिला का विद्रोह को जीता था, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने श्रीनगर का स्थापना किया था। जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। दरअसल इस नदी के आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर एक झील भी है। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जब नदियाँ प्रवाहित होती है एक जगह से, जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो ये नदियाँ प्रवाहित होने के क्रम में कभी सीधे प्रवाहित नहीं होती है। नदियों के द्वारा बनाई गई घाटी अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है, और जब इस तरह से एस अक्षर के समान से नदी घाटी बनाकर प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने के क्रम में कभी कभी नदियों में तीव्र बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण नदियाँ इतना तीखा मोड़ नहीं ले पाती है और ये सीधे प्रवाहित होने लगती है, और जिसके कारण ये नदियों का विसर्प छूट जाता है, और इस छोड़े गए विसर्प में पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। और ऐसे झील को गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोखुर झील। दरअसल गोखुर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, नदियों के छोड़े गए विसर्प के कारण। और गोखुर झील का एक बड़ा ही फेमस उदाहरण है जम्मू कश्मीर में डल झील। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन को नोट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से याद रख सकें। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और श्रीनगर के पास में ही देखिएगा तो यहाँ पे एक आपको झील मिलेगा यहाँ पर। दरअसल वहाँ पर जो झील है वो झील की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर जो झील है इस झील का नाम है डल झील। डल झील
हमने केवल डल लिख दिया है, बाकी आप ये झील के बारे में पहले भी सुने होंगे कभी नाम। तो डल झील है। डल झील और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। फाइनली झेलम नदी चली आती है पाकिस्तान में। झेलम नदी की एक और खासियत यह है कि यह रेड क्लिफ रेखा पर प्रवाहित होती है। रेड क्लिफ रेखा पर प्रवाहित होने का मतलब यह है कि रेड क्लिफ रेखा से आप इधर आएंगे तो भारत में, और जब रेड क्लिफ रेखा को क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान में। यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर लंबे दूरी तक प्रवाहित होने वाली सिंधु की एकमात्र सहायक नदी झेलम है। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके बाद और भी सहायक नदियाँ हैं। जैसे यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है झेलम। झेलम के नीचे आइएगा तो चिनाब नाम की नदी है। चिनाब दो धाराओं में निकलती है, एक का नाम है चंद्र और दूसरा का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्र और दूसरा का नाम है भागा। चंद्र और भागा के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है, और फाइनली ये चिनाब नदी इस तरह से प्रवाहित होते हुए फाइनली ये चली आती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह का नाम है मिठानकोट। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जगह है दरअसल इसे कहा जाता है मिठानकोट, जहाँ पे ये आकर मिलती है। तो यहाँ लिख देते हैं मिठानकोट। ये जो जगह है इसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी आकर, मिठानकोट नामक स्थान पर चिनाब नदी आकर मिलती है। दरअसल इसका नाम है चिनाब। यहाँ लाइन को नोट कर दे रहे हैं। दरअसल इस नदी का नाम क्या लिख दें, इस नदी का नाम चिनाब है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चिनाब नाम की नदी है। आगे की विशेषता है कि झेलम के नीचे क्या है, चिनाब दो धाराओं से निकलती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कई दर्रे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक दर्रा है। शॉर्टकट में हम यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए केवल HP लिख दे रहे हैं। HP बोले तो हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब यूपी से उत्तर प्रदेश होता है ना, बाबा का सरकार है यूपी में। तो यहाँ पे HP हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश से ही चंद्र और भागा दो धाराओं में निकलती है चिनाब, और फाइनली चिनाब नदी जाकर पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। दरअसल जिस चिनाब की हम चर्चा कर रहे हैं उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से हुआ है। इन दर्रों का नाम हम आपको नेक्स्ट पेज में लिख देंगे, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। दरअसल इसी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, झेलम चिनाब। इसके बाद वाली जो नदी है दरअसल इस नदी का नाम है रावी नदी, और रावी नदी भी जाकर कहीं ना कहीं चिनाब में मिल जाती है। दरअसल इस नदी का नाम है रावी नदी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रावी नदी है। झेलम चिनाब के नीचे वाली नदी का नाम क्या है, रावी नदी है। रावी नदी कहाँ लिख दें, इधर लिखते हैं, यहाँ पे रावी नदी है। झेलम चिनाब रावी, और रावी नदी के तट पर ही पाकिस्तान का प्रमुख शहर है बसा हुआ यहाँ पर। दरअसल इसे कहा जाता है लाहौर। अपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें फेमस नगर क्या था, हड़प्पा, और सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था। तो हड़प्पा इसी रावी नदी के तट पर है। इस नदी के तट पर उसी के आसपास के क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर लाहौर बसा है। फाइनली देखा जाए तो ये जो रावी नाम की नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है। हमने बताया चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रे से हुआ है, जबकि रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। और इसी रावी नदी के नीचे से एक और नदी निकलती है, दरअसल इसका नाम है ब्यास नदी, और वो नदी यहाँ पर आकर रुक जाती है। दरअसल इस नदी का नाम है ब्यास नदी, और जो ब्यास नदी है वो भारत से निकलकर भारत में ही खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि जो मानसरोवर झील है इसी के आसपास के निचला क्षेत्र में एक जगह है जिस स्थान का नाम है राकसताल झील, राकसताल। तो जो राकसताल है इसी के निकट पड़ता है राकसताल, और इसी राकसताल के निकट से मानसरोवर के पास में ही है सर राकसताल। इसी राकसताल से
एक नदी का उद्गम हुआ है। दरअसल इस नदी का नाम है सतलज, और ये सतलज में मिल करके फाइनली सतलज का पानी चला जाता है चीनाब में। तो ये जो नीचे वाली नदी देख रहे हैं सर, दरअसल इस नदी का नाम है सतलज। सतलज, सतलज का भी अगर प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो 3 देशों में है। एक तो आपका चीन में है, चीन के बाद यह चली आती है भारत में, भारत के बाद पाकिस्तान में चली आती है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र भी आपने देखा था 3 देशों में है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक उसी प्रकार सतलज नदी का भी प्रवाह देखा जाए तो 3 देश में है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका चीन है, भारत है और पाकिस्तान है। इस सतलज नदी में एक नदी आकर मिलती है यहाँ पे, ये छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है ब्यास। ब्यास नदी आपको दिख रहा है ना, दरअसल ब्यास नदी जो है वो ये वाली नदी है, ये देख रहे हैं आप, ये नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी है। दरअसल ब्यास नदी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली नदी है सर ब्यास। ब्यास नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। यह नदी पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर, पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। वहीं पर एक बांध है, एक बैराज है, इस बांध को कहा जाता है हरीके बैराज। आपने सुना होगा हरीके बैराज परियोजना। तो जो हरीके बैराज परियोजना है वो इसी के आसपास में है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल एक बांध है सर, इसका नाम हम लिख देते हैं हरीके। हरीके नामक स्थान जो है वो कपूरथला के निकट है, कपूरथला, और ये वही कपूरथला है जो पंजाब में पड़ता है। यानी कपूरथला कहाँ पड़ता है सर, पंजाब में पड़ता है। और कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर, बगीचों का शहर। बड़ा ही फेमस सवाल है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को, जो कहाँ पड़ता है, पंजाब में। इसी कपूरथला के निकट हरीके है, हरीके नामक बांध है। और अब थोड़ा कल्पना कीजिए सर कि जब कोई नदियाँ प्रवाहित हो रही है, कोई नदियाँ प्रवाहित हो रही है इस तरह से, और आप नदी पे जब बांध बना देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, पानी यहाँ भर जाएगा, पानी भर जाएगा ना। जब यहाँ पे पानी भर जाएगा तो एक तरफ तो पूरा पानी भर जाएगा, दूसरी तरफ पानी की कमी हो जाएगी। अब इस परिणाम में क्या होता है कि जब यहाँ पे बांध बना दिया जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आप यहाँ से कहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर भी नहर बनाकर आप सिंचाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक सिंचाई के लिए एक नहर डेवलप किया गया है। दरअसल उस नहर का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा ही फेमस नहर है। यहाँ पे एक नहर बनाया गया है यहीं पर, और ये नहर इस तरह से, जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये नहर है। ये नहर चला आता है राजस्थान की ओर। ये जो नहर देख रहे हैं सर, ये चला आता है राजस्थान की ओर। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कहाँ से होता है, सतलज नदी के द्वारा होता है। किस स्थान से, हरीके बैराज परियोजना के द्वारा। फाइनली आप देखिएगा तो सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियां हैं जो आपके सामने हैं। झेलम, जिसका उद्गम शेषनाग झील से हुआ है। चिनाब, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से हुआ है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से हुआ है। रसे रावी, रसे रोहतांग। हमारे मोहल्ला में एक लड़का है रवि नाम का, दरअसल याद रखेंगे रवि, रविया कहाँ का है, तो याद रखेंगे रसे रवि, रसे रोहतांग। जो रावी नाम की नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब इसी रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी, इसी रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी, हमने कहा रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और फाइनली यहाँ पे चली आती है। अब इन नदियों से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं, वो आपको नोट डाउन कर देंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको क्या जानना था यहाँ पे, इस सिंधु नदी तंत्र में 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से हुआ है तथा यह श्रीनगर और डल झील से प्रवाहित होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पे काफी लंबे दूरी तक प्रवाहित होती है और यह नदी फाइनली पाकिस्तान में चली आती है। चिनाब नाम की नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से हुआ है और बड़ा लाचा दर्रे से निकलकर यह नदी फाइनली
मिठानकोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में आकर सिंधु से मिल जाती है। और फिर अगर देखेंगे उसके नीचे तो एक और नदी है चिनाब के नीचे, इसका नाम है रावी नदी। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से हुआ है। अभी हमने कहा रस से रवि, रस से रोहतांग, रावी नदी रोहतांग से। और ब्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग से हुआ है। ये वही रावी नदी है जो कि पाकिस्तान में जाकर मिलती है चिनाब से। और इसी रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा भी बसा था। और यही वो रावी नदी है जहाँ पे पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर लाहौर बसा है। फिर आप देखेंगे ब्यास नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी झेलम जो भारत पाकिस्तान सीमा पर लंबे दूरी तक प्रवाहित होती है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी सतलज जिसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है। और सतलज नदी 3 देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। आइए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल आपको इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो नदियों का अध्ययन में इतना काफ़ी है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सर सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गौर कीजिएगा, सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं दरअसल उसका नामकरण करते हैं यहाँ पे सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, नदियाँ है। सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ हैं? 5 सहायक नदियाँ हैं। अब जो सर सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं दरअसल में 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार है। अभी आपने पढ़ा था उसी चीज़ को नोट डाउन कर दे रहे हैं। दरअसल पहला नदी का नाम था, सिंधु की सहायक नदियों का चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा झेलम। झेलम पहला नदी का नाम क्या है? झेलम। और दूसरा नदी का नाम क्या है सर? चिनाब। दूसरा नदी का नाम क्या है? चिनाब। एक तो झेलम है, दूसरा का नाम चिनाब है, झेलम चिनाब। उसके बाद है रावी नदी। और रावी नदी के बाद फिर देखिएगा तो सर ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। झेलम चिनाब रावी ब्यास। और ब्यास के बाद फिर अगर देखिएगा तो एक और नदी आपको मिलेगा सतलज, सतलज। इन नदियों से एक्स्ट्रा सवाल क्या बनता है कि जो झेलम नदी है दरअसल इसकी विशेषता यह है कि झेलम नदी भारत पाकिस्तान सीमा पर लंबे दूरी तक बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से हुआ है, शेषनाग झील से हुआ है। और ये जो नदियाँ देख रहे हैं दरअसल इन तीनों नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, केवल एक जगह लिख देते हैं यहाँ पे, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। चिनाब, रावी, ब्यास, इन तीनों नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। अलग अलग स्थानों से हुआ है, जो भी स्थान से निकलती है नदियाँ उसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो चिनाब नाम की नदी है दरअसल इसकी विशेषता ये है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, कहीं कहीं बड़ा लाचा ला लिखा हुआ मिलेगा आपको, बड़ा लाचा ला। वो नाम से कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बड़ा लाचा ला या बड़ा लाचा दर्रा एक ही बात है। रावी नदी का उद्गम ये भी हिमाचल प्रदेश से हुआ है। और रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है, रोहतांग दर्रे से हुआ है। और ब्यास नदी का उद्गम ये भी हिमाचल प्रदेश से हुआ है। और हिमाचल प्रदेश से हुआ है तो सर इसकी विशेषता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? तो ये भी निकलती है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रे के पास में ही ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड है। और उसी ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। सतलज नदी जो है इसका उद्गम अभी हमने बताया मानसरोवर के निकट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मानसरोवर झील आप देख रहे हैं इसी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है। दरअसल इसी राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। 3 देशों में बहती है सर, चीन, भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे देख सकते हैं दरअसल यहाँ पे जो सतलज नदी है वे 3 देशों में बहती है। जब उद्गम की बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, सतलज नदी से एक नहीं कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। सतलज नदी 3 देश में बहती है, पहली विशेषता है। तीनों देशों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप,
चीन, भारत और आपका हो जाएगा पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान से प्रवाहित होती है सतलज नदी। और फिर देखेंगे सतलज नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम। जब बात आता है उद्गम का, ओरिजिन का, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी हमने कहा मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। राकसताल, राकसताल, राकसताल कहाँ पड़ता है, मानसरोवर के निकट, मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट एक छोटा सा और झील है राकसताल, उसी राकसताल से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है सर, कुल लंबाई, जब सतलज नदी का कुल लंबाई का बात आता है तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की कुल लंबाई मतलब उद्गम से लेकर मुहाने तक का लंबाई 1500 किलोमीटर है। और सतलज की भारत में लंबाई कितनी है, तो जब भारत की लंबाई की बात की जाए तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सतलज की भारत में लंबाई, तो सतलज की भारत में जो लंबाई है वो आपका 1050 किलोमीटर है। यहाँ भी किलोमीटर है सर, 1050 किलोमीटर है। इस प्रकार आपने देखा सिंधु नदी तंत्र। जो इसमें सवाल है वो आपके सामने है। सिंधु की 5 सहायक नदियों में एकमात्र सहायक नदी जो भारत पाकिस्तान सीमा पर लंबे दूरी तक बहती है, झेलम नदी। सिंधु की 5 सहायक नदियों में एकमात्र सहायक नदी जो भारत के बाहर से निकलती है, सतलज नदी। सिंधु की 5 सहायक नदियों में से 3 नदियों का उद्गम एक ही राज्य से हुआ है, चिनाब, रावी, ब्यास। चिनाब, रावी, ब्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हुआ है। सिंधु की 5 सहायक नदियों में से एकमात्र सहायक नदी जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, दरअसल वे नदी का नाम ब्यास नदी है। चलिए सर, आज का सेवा यहीं तक। जय हिंद फ्रेंड्स।